आपका स्वागत है और अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर चर्चा का। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केजे सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अखबारों में अगर देखें तो तमाम खबरों के साथ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वो छाए हुए हैं। कल निर्वाचन आयोग ने एक अहम कदम उठाया और जो एग्जिट पोल के परिणाम हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया। कितना अहम है ये कदम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी न किसी तरीके से भले शिक्षित लोग और जागरूक लोग देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो सर्वे है या पोल है, पहले भी इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है और इस तरह के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर प्रभावित करता है वोटर को, जब उनको लगता है कि नहीं एक दल दूसरे पर, और इसका जो है कोई गारंटी भी नहीं है कि इसका जो फेयरनेस है कि ये कहाँ तक निष्पक्ष है और क्या इसमें किसी का भूमिका है या नहीं, किसी ने अपना जो है ये स्पॉन्सर किया है, समर्थन किया है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी निष्पक्षता की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जो है इस तरह का एक जो कदम है ये एक फेयर पोलिंग जिसे कहते हैं, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है बहुत ही सार्थक। लेकिन सुरेश जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पूरे साल पर 5 सालों तक आप किसी सरकार को आप देख रहे हैं, उसके कामकाज को देख रहे हैं और किसी एक दिन अगर टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल के पर डिस्कशन होते हैं तो उससे जनता का मूड नहीं बदल सकते हैं आप? नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन चुनाव के पहले जब होता है या तो ये कोई मिड टर्म रिव्यू करें, जब चुनाव आसपास नहीं हो तब क्यों नहीं इस तरह के पोल्स होते हैं। तो मिड टर्म रिव्यू करें, जनता की पॉपुलैरिटी पर जिस तरीके से यूएस में आप देखते हैं ओबामा के रेटिंग्स गिरते, तो उनका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो लगातार रिव्यू चलता रहता है। इस तरीके का एक प्रक्रिया हमारे देश में भी हो तब तो बढ़िया रहेगा कि भाई किस तरीके से आज प्रधानमंत्री का रेटिंग किस तरह है, सरकार की रेटिंग किस तरीके से, मुख्यमंत्रियों का रेटिंग किस तरीके से है, तब तो ठीक है। लेकिन ये चुनाव के पहले जो है, और वो एजेंसीज क्या उनका कोई एक्रेडिटेशन है, कोई सर्टिफिकेशन है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं। कोई एकाध तो नाम ही है, लेकिन उनको छोड़कर कई आप ऐसे एजेंसियों का नाम सुनते हैं जिनका आपने कभी नहीं सुना है नाम, या तो इन हाउस होता है या वो बाहर किसी को आउटसोर्स किया होता है। तो ऐसे में जो है आप जब जनता तक वो बात को ले जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। और ये चुनाव से पहले खासकर जो है ना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ शिक्षित वर्ग ही नहीं देखता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रभाव के चांसेस है और ऐसा कोई गुंजाइश जो है मेरे हिसाब से ये नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। और ये जो सैंपल सर्वे है, ये सैंपल भी तो बड़ा, अगर आप करोड़ों की आबादी में आप कुछ चंद हजार को आप ले लेते हैं तो उसमें क्या मतलब आप हकीकत आप कैसे पकड़ सकते लेकिन हैं? जिस तरह से डिफरेंट एजेंसियां हैं उनके जो सर्वे होते हैं उसके परिणाम होते हैं वो भी अलग अलग आते हैं, तो उसमें ये जो आम जनता है या जो देख रहा है उसके मानस को प्रभावित करने की कितनी क्षमता होती है। और जिस तरह से आपने बताया कि उनकी जो प्रक्रिया है, सर्वे की जो प्रक्रिया है, क्या उसका भी कोई नियमन होना चाहिए, एक्रेडिटेशन की भी हाँ, वो कहते तो हैं कि सैंपल सर्वे का इतना सैंपल होना चाहिए, और उसमें भी नतीजों में ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि 5-10% जो है ऊपर नीचे हो सकता है। और सारा कुछ तो फैसला आज के तारीख में जो साझी सरकारें बन रही है और ये जो हंग असेंबलीज बन रही है, सारा इस 5-10 में ही सारा कुछ निपट जाता है। तो ऐसे में 5-10 इधर उधर हो जाए तो पूरा ही आंकड़े ही गलत निकलेंगे। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे जैसे वोटर में जागरूकता बढ़ेगी तो वो भी समझ जाएगा कि ये कोई सर्वे जो है एक कोई डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है, इसके आधार पर आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं ये। लेकिन वो चुनाव को हमारे जो है इलेक्टोरेट को थोड़ा और शिक्षित हो, थोड़ा और अवेयर हो, तब जाकर उसका जो है हाँ फायदा होगा जी। सुरेश साहब, एक और जो अहम खबर है, कल जिस तरह से पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले और वहां पे शिरोमणि अकाली दल जो है बीजेपी गठबंधन, वहां पे उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले कांग्रेस का आया था, अब इन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, हमारी गठबंधन आती है तो हम सारे बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। कितना ये सब सारे राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया।
ये जो घोषणा पत्र होते हैं वो कितना जायज होते हैं? जब पार्टियां चुनाव जीतकर अगर सत्ता में आ जाती है तो वो कितना अमल करती हैं? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, पंजाब के पास तो चलो फिर भी कोई रिसोर्सेस है, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा प्रदेश है, वहाँ इतना कुछ काम रह गया, वहाँ भी जो है टैबलेट्स और कंप्यूटर्स प्रोवाइड करने की बात जो है की गई है। ये नहीं बताया गया कि कहाँ से फंड आएंगे, किस तरीके से आएंगे। किसी भी आप मैनिफेस्टो में देखेंगे, एक तरह से देखा जाए तो हवाई किले जरूर बनाते हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है, कोई फाउंडेशन नहीं होता है। मुख्य रूप होता है आकर्ष करने। लेकिन मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टो में शायद अक्षरशः वो पूरा होना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रोड मैप देता है, एक विजन डॉक्यूमेंट है सरकार के सामने कि मुझे जो है ये उपलक्ष्य, मैं तो इसको एक तरह से अगर तुलना भी करूंगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी तरफ करूंगा कि हाँ, ये आदर्श है, किसी ना किसी दिन हमको यहां तक पहुंचना है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव भी है इस बार के, अगर आप पंजाब के दोनों चुनाव मतलब घोषणा पत्र, खासकर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस जो मुख्य दल हैं, इनका अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो है, जो महिला जो भ्रूण हत्या की जो बातें हो रही है उसको निपटने का जो है एक कमिटमेंट, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट कम से कम मैनिफेस्टो में है। उम्मीद है कि दोनों दल, अगर इनमें से कोई भी अगर सत्ता में आए तो इसके प्रति जो है जरूर जा, क्योंकि वो पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है और जो जेंडर रेशियो है वो इतना कम हो गया है। 800 महिलाएं या 1000 जो आदमी हैं उनके रेशियो में है, तो वो देश में सबसे कम में से एक है। और पंजाब जैसे एक प्रगतिशील राज्य को जरूरी है कि उसको दुरुस्त करें और ऐसे जो पॉजिटिव चीजें हैं कम से कम इनको तो अमली जामा जरूर पहनाएं, ये उम्मीद करनी चाहिए। जी, विकास को लगभग सभी पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अहम मुद्दा बनाया है। और जिस तरह से अभी आपने ही बताया कि जो वायदे किए जाते हैं घोषणा पत्र में, उन्हें पूरी तरह से बिल्कुल 100% तो पूरा करना मुश्किल होता है। सभी आकर्षित करने का एक प्रयास होता है, तो जनता भी इस चीज को जानती है। तो विकास होना और वायदे करना, चुनावी वायदे करना, इसमें कितना फर्क है और कितना आकर्षित होते हैं लोग इस तरह के फर्क तो नतीजों में पता चल जाता है कि आपने कितना जो है, वो लोग भी अब बहुत जिसे कहते हैं परिपक्व हो गए हैं। अब पहले टाइम था जिस पर आप इस पे करते थे, अब जो है लोग भी देखते हैं कि आपने वादा ये किया, इवन स्थानीय स्तर पर, कि अगर सड़कें नहीं बनी हैं या गली मोहल्ले में नाली वो नहीं ठीक हुआ है तो वहाँ लोग कहते हैं कि भाई ये काम तो आपने किया नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब लोग जागरूक हो गए हैं और ऐसे में जो है मजबूर कर देंगे आज नहीं तो कल जो है कि लेकिन वही बात आ जाती है बाद में। एक दुख की बात जो ये होता है कि कहीं ना कहीं जातिवादी और धार्मिक मुद्दों को उठाकर जो है, जो आखिरी वक्त पर जो मतदाता जब इन मुद्दों को दरकिनार करके संकीर्ण मुद्दों पर जब वोट डालता है तो नुकसान उसे ही पहुंचता है। तो ये जरूरी है मतदाता जागरूक हो, बड़े तादाद में जाकर वोट डालें और जो है जागरूक हो और एक ऐसा फैसला एक अच्छे साफ छवि वाले उम्मीदवार को और सरकार को जो है। ये आपने एक बड़ी अहम बात कही है कि तमाम चीजों के बाद, विकास के परिप्रेक्ष्य में हर चीज को देखने के बाद मतदाता जो संकीर्ण मुद्दों पर जाता है, लेकिन क्या इसकी वजह है कि आज भी मतदाता उन संकीर्ण मुद्दों पर जाने के लिए मजबूर होता है? नहीं, मैं तो समझता हूं कि सबसे ज्यादा तो कि वो जो शिक्षा का अभाव है, तालीम जब तक और सही तालीम जब तक नहीं पहुंचता है। और ये भी जरूरी है कि नागरिक समाज, और मैं किसी विशेष संस्था की बात नहीं कर रहा या विशेष अभियान की बात नहीं कर रहा, नागरिक समाज को उठ के जो है बोलना पड़ेगा। जैसे चुनाव के पहले जो है नो क्रिमिनल्स कैंपेन पिछली बार हुआ था कि अपराधी, किसी अपराधी को मत चुनिए, उसी तरीके का कैंपेन जो है वो नागरिक समाज को ही, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, उनको बाहर निकल के जो है कुछ ना कुछ करना होगा, तब जाकर जो है जागरूकता पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया के जी सुरेश जी, आप स्टूडियो में तमाम खबरों से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।